जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड एग्जाम का जीके का जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है। हम बात करेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है, उसके लाभ क्या क्या है, वैश्वीकरण के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे, PYQ की बात करेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन से प्रश्न पूछने की प्रायोरिटी इसमें बन सकती है। तो छोटा सा एक शॉर्ट टॉपिक है। उम्मीद करेंगे ये क्लास भी आपकी पीछे की जो विगत क्लास अपनी हो चुकी है उसकी तरह बहुत ही इफेक्टिव और फायदेमंद रहेगी है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। और सबसे पहले बात करेंगे वैश्वीकरण के अंदर अपने नंबर 1 जो टॉपिक है। और जो साथी नए हैं तो साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब है हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी रहेगा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन में। जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण है। देखिए बात करेंगे वैश्वीकरण है, उसके सोर्स की बात करेंगे, उसके इफेक्ट क्या क्या पड़े हैं। सबसे पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच में आपसी जुड़ाव है, आपसी जो तीव्र गति से जुड़ाव है, उनकी संस्कृति है, उनके विचारों का जो आदान प्रदान है, जिसका जो लक्ष्य क्या है, व्यापार और व्यवसाय को फैलाना है। आपसी देशों का बात करेंगे, चाहे संसार के अंदर हो चाहे कल्चर की दृष्टि से, यानी कि उनके व्यापार को क्या है वो फैलाव करना है, डेवलप करना है, विस्तृत करना है। अर्थात क्या है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का और विचारों का स्वतंत्र जो प्रवाह है एक देश से दूसरे देश में होता है। तो यहाँ पे संचार का भी कह सकते हैं, पूंजी का भी कह सकते हैं, व्यापार का भी कह सकते हैं, और यानी कि इसके अलावा कह सकते हैं कि उनके विचारों का भी है। एक देश का दूसरे देश के मध्य जो आदान प्रदान होता है इस प्रकार के क्षेत्रों का, उसी को क्या बोल देते हैं, वो होता है वैश्वीकरण है। और हम बात करेंगे वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण जो केंद्र पड़ेंगे कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह इसके अंदर आ जाएगा, विचारों का प्रवाह वैश्वीकरण के अंदर आ जाएगा, पूंजी का प्रवाह आ जाएगा, प्रौद्योगिकी का प्रवाह आ जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवाह वैश्वीकरण का पार्ट है, उत्पादन और विपणन का प्रवाह आ जाएगा, प्रबंधन का प्रवाह आ जाएगा, और आ जाएगा श्रम का प्रवाह। हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के ही भाग माने जाते हैं। और अब आगे करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में है वैश्वीकरण। सबसे पहले दोस्तों वैश्वीकरण जो शब्द है का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया, तो ये जो क्रेडिट जाता है अर्थशास्त्री थियोडोर लेविड को है। तो सबसे पहले वैश्वीकरण शब्द का जो प्रयोग है वह देने का जो क्रेडिट जाएगा अर्थशास्त्री थियोडोर लेविड को जाता है। और उन्होंने सन 1938 में सन 1983 में इन्होंने सन 1983 में प्रकाशित अपने एक लेख ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग में इसका प्रयोग किया है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट में इनका प्रयोग किया है। वो किसने 1983 में है, और किसने किया सबसे पहले, तो अर्थशास्त्री थियोडोर लेविड को है। अर्थशास्त्री थियोडोर लेविड के द्वारा 1983 के अंदर अपनी जो किताब, अपना जो आर्टिकल है वो कौन सा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में इसका सबसे पहले प्रयोग किया है। और भूमंडलीकरण की जो परिभाषाएं की बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, कई बार क्या परिभाषाओं से भी ऊपर का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो नंबर 1 है मैक्लुहोन ने वैश्वीकरण को ग्लोबल विलेज कहा। तो वैश्वीकरण को, ग्लोबल जो विलेज कहा था, मैक्लुहोन ने नाम दिया है। एंटोनी गिडिंस की बात करेंगे तो इन्होंने विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का संघनीकरण हो गया है वैश्वीकरण कारण है। और हार्वे की बात करेंगे तो वैश्वीकरण के कारण सम्य स्थान का संपीड़न हो गया है। ये किसका कथन है, ये हार्वे का है। आगे चलेंगे, कनिची ओहम है, वैश्वीकरण के कारण विश्व बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है। तो जो कंट्री है, विश्व है, वो बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है, यानी कि वो कह सकते हैं विचारों का भी है, संस्कृति का भी है, पूंजी का भी, व्यापार का भी एक दूसरे के साथ परस्पर आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से अब सीमाएं नहीं रही है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है। ये जो कथन है वो किसका है, कनिची और ओहम का है। फ्रीडमैन क्या कहते हैं, ये कहते हैं वर्ल्ड इज फ्लैट है। और इसके बाद में रोनाल्ड रॉबर्टसन ये कहते हैं, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की जगह देखिए इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की जगह पे ग्लोकेलाइजेशन का यूज किया है। तो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बजाय ग्लोकेलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है। वो किसने किया, रोनाल्ड रॉबर्टसन ने किया है। तो ग्लोबलाइजेशन की बजाय ग्लोकेलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया है, वो किसने किया, रोनाल्ड रॉबर्टसन के द्वारा है। जॉर्ज रीड्स के द्वारा है। मैकडोनाल्डाइजेशन का शब्द का प्रयोग किया है, वो किसने किया, रीट्जर ने किया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंधित किया है, वो किसने किया है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने किया।
नेक्स्ट करेंगे वैश्वीकरण जो करते हैं इसका क्या पर्पज है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। हमने पीछे पढ़ लिया है, विश्व के सभी जो कंट्रीज हैं उन देशों में अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विस्तृत करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए और व्यापार के प्रतिबंधों को कम किया जाता है, तो एक इसका उद्देश्य रहेगा व्यापार को फैलाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे विभिन्न देशों के बिटवीन मध्य श्रम का भी है, पूंजी का भी है, तकनीक का भी है और कच्चे माल को बेरोक टोक है प्रवाह करना भी प्रादेशिकरण हो रहा है और इससे सीमाएं क्या है कमजोर हो रही है। नेक्स्ट है सूचना जो प्रौद्योगिकी के अति आधुनिक एवं परंपरागत साधनों का उपयोग है करते हुए सूचनाओं का, आंकड़ों का, ज्ञान व विचारधाराओं का स्वतंत्र प्रवाह करते हुए समस्त विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में स्थापित करना है। और नेक्स्ट है वैश्वीकरण अंतरराष्ट्रीयकरण को उच्चतर सोपान की ओर ले जाता है। वैश्वीकरण का संबंध है वसुदेव कुटुंबकम से भी है, तो इसको वसुदेव कुटुंबकम से भी जोड़ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को है। अब ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट क्या क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। नंबर 1 है पूंजी का, वस्तुओं का, सेवाओं का, तकनीक का, श्रम प्रबंधन आदि का वैश्विक स्तर के ऊपर है स्वतंत्र प्रवाह होता है, कोई रोक टोक नहीं होती, बेरोक टोक है। तो एक नंबर ये बात रहेगी इफेक्ट में है, प्रभाव लाभ में है। नंबर 2 है छोटे जो उद्योग होते हैं, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका क्या है डेवलपमेंट, छोटे जो कंपनी है उद्योग है उनका भी इससे क्या है विकास होता है। साथ साथ में देशों का जो व्यापार है, परिवहन है, संचार के संबंधों का भी इसमें क्या विस्तार हुआ है, छोटे जो उद्योग है वो भी डेवलप हो गए हैं। नेक्स्ट है विकसित राष्ट्रों के अनुसार वैश्वीकरण ये तृतीय विश्व के देशों से निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा जैसी समस्याओं के निराकरण में भी सहायता मिलती है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। तो सबसे बड़ी बात ये पढ़ेंगे, इससे क्या है प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है वो भी इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, लाभ के अंदर है। इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से विश्व के किसी भी भाग से उच्च तकनीक के ज्ञान को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। तो हम देख सकते हो आप है कोई स्किल हो सकती है, जैसे आप टीचर्स की बात करो तो जो आपको कोई कोर्स है या जो कोई आपको कोई अच्छा हम कह सकते हैं स्किल है, जो भी कोई ट्रेनिंग करनी है, तो एक बहुत बड़े वैश्विक स्तर के ऊपर है, अमेरिका में बैठे से हमसे है, हम हैं इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है हमको बेनिफिट ही हो रहा है। तो इंटरनेट के माध्यम से भी है, कंप्यूटर के माध्यम से भी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनका भी हम घर बैठे यूज कर सकते हैं, एक ये भी बेनिफिट आ जाएगा। अब बात करेंगे वैश्वीकरण के नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। एक तो क्या है अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया है, छोटे जहां पे अर्थव्यवस्था, छोटे जो देश हैं। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन का नव उपनिवेशवाद का एक रूप माना जाता है। तो एक नव उपनिवेशवाद का रूप है जो कि इसके लिए नेगेटिव इफेक्ट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अल्प विकसित व विकासशील राष्ट्रों को गुलाम बना रही है। तो बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं वो जो छोटे जो देश हैं जो अभी तक पूरे डेवलप नहीं हुए हैं तो उनको क्या है गुलाम बना रही है, जिससे इन राष्ट्रों के स्वदेशी जो उद्योग नष्ट हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जो लोकलिटी के जो उद्योग हैं, वहां के स्थानीय जो उद्योग है ना, वो तो क्या है खत्म हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो वहां पे आकर के आधिपत्य कर रही है, अपना फैलाव कर रही है, अपना विस्तारीकरण भी कर रही है। तो इससे क्या है लोकलिटी है ना वो खत्म होती जा रही है। तो ये भी एक लॉस हो रहा है। इससे क्या है राष्ट्र के जो स्वदेशी जो उद्योग, लोकल के जो उद्योग है ना वो खत्म हो रहे हैं, बाहर की बहुराष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे अपने पांव पसार रही है। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। हालांकि हम घर बैठे चीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोकल जो टी है ना वो लॉस हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है यह आर्थिक विषमताओं, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी को दूर करने में समझ रहा है। IMF की नीतियां बहुत से देशों के लिए घातक साबित हो रही है। अब पढ़ेंगे इससे पर्यावरणीय समस्याएं भी हो रही है। युवाओं पर ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव है, युवाओं के ऊपर है। दोस्तों युवाओं को आर्थिक अवसर व रोजगार प्रदान करने में सहायक है। ये तो हमको देख ही रहे हैं कि युवाओं को इससे क्या है नई अर्थव्यवस्था के अवसर मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। इसके माध्यम से वैश्वीकरण के माध्यम से भी है और रोजगार प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रेरक कारक है ये। नेक्स्ट है युवाओं में उत्कृष्टता व प्रतिस्पर्धा के विकास में भी सहायक है, जो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है युवाओं का गांवों से शहरों की ओर प्रवास समाज में है। तो गांवों से शहरों की ओर लोग आते हैं अपने कह सकते हैं औद्योगिक निवेश के लिए भी है, व्यापार विस्तारित करने के लिए भी है। तो युवा है वो गांवों से शहरों की ओर है पलायन कर रहे हैं, अपनी तीव्र गति से डेवलपमेंट को लेकर के भी है और समाज के अंदर है अपनी प्रतिष्ठा को भी लेकर के भी है, और इसके साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट है, जो कौशल है उसकी अभिवृद्धि के लिए भी है, जो इसके अंदर हम एक बड़ा इफेक्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक असमानता भी इसके अंदर हो रही है।
और युवा पश्चिमी संस्कृति व मूल्यों का अंधानुकरण कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो वेस्टर्न जो कल्चर है ना, तो उसके जो मूल्य है उसका भी लोग है अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, और जिससे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का पतन हो रहा है। तो इसके माध्यम से भी है, आप देख सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको हम जोड़ सकते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है धीरे धीरे ये कल्चर हमारे अंदर घर्त कर रही है, और इससे क्या है हमारी जो स्वयं की संस्कृति जो मूल्य है ना वो क्या है क्षीण होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट भी हम इसके अंदर देख सकते हैं, और हमारी जो संस्कृति है मूल्य है उनका ह्रास हो रहा है। युवाओं का सामाजिक संबंध तो दूर होना है, तो इसके माध्यम से वैश्वीकरण के माध्यम से लोग है नई टेक्निक से, संचार से, प्रौद्योगिकी से, इनसे तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो स्वयं के सामाजिक संबंध है ना उनसे दूर होते जा रहे हैं। वो टेक्निक के साथ जा रहे हैं, लेकिन स्वयं के जो लोकलिटी की बात करेंगे, आपसी जो सामंजस्य है, आपसी जो हम कह सकते हैं इनके जो रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, उनसे वो दिनों दिन है दूर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है युवा में उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भौतिकवाद इसके अंदर बढ़ावा मिल रहा है। युवा में सामाजिक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ाने से अवसाद व आत्महत्या की प्रवृत्ति भी है। तो वर्तमान की बात करेंगे तो युवाओं में जो हम कह सकते हैं डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो समस्या ज्यादा आ रही है। वर्तमान की बात करेंगे तो इससे आत्महत्या की प्रवृत्ति भी हम देख रहे हैं, यानी कुछ सालों के अंदर है वो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, ज्यादा बढ़ रही है इसके माध्यम से है। और अब है करंट की बुक साथ में मंगा सकते हो, जो कि वर्ल्ड की है, भारत की, राजस्थान की, ओनली राजस्थान की करंट की बुक है, 10 दिनों में आपके मार्केट में आ जाएगी, जिसमें पीछे के 7 महीने हम डाल देंगे, जून तक का है। और अब है आर्थिक प्रभाव है, तो इसके जो आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के आर्थिक प्रभाव है वो भारत के ऊपर कैसे और क्या और किस प्रकार पड़े हैं। तो वैश्वीकरण से भारत में व्यापार, निवेश, वृद्धि व विकास के नए आयाम हैं वो डेवलप हुए हैं, सर्जित हुए हैं। इससे कंपटीशन है, असमानता है, बेरोजगारी और पर्यावरणीय श्रम को बढ़ावा मिला है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के लाभ और लागत समाज के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के बीच में समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। राजनीतिक इफेक्ट की बात करेंगे तो वैश्वीकरण से वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और प्रभाव को बढ़ावा मिला है। इससे भारत को आतंकवाद, साइबर अपराध और क्षेत्रीय संघर्ष व मानवाधिकार उल्लंघन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वैश्वीकरण ने भारत में लोकतंत्र, संघवाद व शासन की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है। सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे तो वैश्वीकरण से विश्व भर के लोगों के बीच में विचारों का, मूल्यों का, संस्कृति का और जीवन शैली का आदान प्रदान भी हुआ है, सामाजिक इफेक्ट में है। इससे प्रवासन है, शहरीकरण है, उपभोक्तावाद है, व्यक्तिगतवाद है और पहचान संकट जैसे सामाजिक मुद्दे सामने आए हैं। वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं व हाशिए पर रहने वाले समूहों के सामाजिक सशक्तिकरण को भी विभिन्न तरीकों के माध्यम से प्रभावित किया है। और एग्जांपल जैसे कि वर्ष 2002 के अंदर है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आ जाएगा और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं ने वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठन किया है। वैश्वीकरण ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, राजनीति में भाग लेने के अवसर प्रदान किए हैं। वैश्वीकरण से महिलाओं के शोषण, भेदभाव, हिंसा व असुरक्षा के भी नए रूप सामने आए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी कहेंगे, थोड़ा सा इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से महिलाओं में शोषण भी है, भेदभाव भी है, हिंसा भी है और असुरक्षा के नए रूप भी उभर कर आए हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट हम व्यू की दृष्टि से देख सकते हैं। अब जो वंचित समूह है उनका जिक्र करें तो जो वंचित वर्ग है, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, उनको उनके अधिकारों और पहचान के गरिमा पर बल देने में सक्षम बनाया गया है। इनके माध्यम से भी है उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हम कह सकते हैं उनके फेवर के अंदर है कौन कौन से अधिकार हैं, उनको पहचान करना है, उनको अवगत करवाना है। इसके माध्यम से भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वैश्वीकरण ने इनकी जो कल्चर है उनकी आजीविका और पर्यावरण के लिए भी खतरा उत्पन्न किया है। निष्कर्ष है, बात करेंगे, वैश्वीकरण एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जिसका भारतीय समाज के ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ा है। हम पॉजिटिव भी कहेंगे और नेगेटिव भी कहेंगे, दोनों प्रकार से इसने हमारे भारतीय समाज के ऊपर है अपना प्रभाव डाला है, सकारात्मक और नकारात्मक भी है। और है वैश्वीकरण है, उदारीकरण और निजीकरण है। देखिए साथियों, भारत ने 11 जुलाई 1991 को नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी और जिसमें नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आमतौर पर एलपीजी के नाम जानते हैं। अब वो एलपीजी क्या है, देखिए एल बोले तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है। पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण है।
और जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण है, जिसको क्या बोलते हैं, एलपीजी के नाम से जानते हैं। और आर्थिक सुधारों की जो पृष्ठभूमि है उसके क्या कारण है, 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन और राजनीतिक उथल पुथल के कारण 1990 के दशक में देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। और उद्योगों के ऊपर है सरकार का नियंत्रण व उद्योगों का आरक्षण है, सरकारी उद्योगों का प्रभुत्व है, लाइसेंसिंग प्रणाली है, प्राइवेट सेक्टर पर अत्यधिक प्रतिबंध है, आर्थिक विकास की निम्न दर है, और घरेलू बचत दर व निवेश दर में स्थिरता है, बढ़ती बेरोजगारी है और विदेशी मुद्रा के भंडार कम हुए हैं। और इसके बाद में उपयुक्त कारणों के चलते 1990 तक है आते आते देश में आर्थिक हालात है बहुत खराब हो गए थे, आर्थिक संकट यहाँ पे पैदा हो गया। और 1990 के आर्थिक संकट के तात्कालिक कारण है खाड़ी जो युद्ध है, इराक का कुवैत के ऊपर हमला हुआ, जो तेल संकट की स्थिति हुई, और आईएमएफ ने भारत की सहायता करने से भी मना कर दिया है। तो ये आर्थिक संकट के फलस्वरूप स्थिति पैदा हुई है। अब बात करेंगे उदारीकरण है, तो उदारीकरण के अंदर देखेंगे उद्योगों व अन्य गतिविधियों पर लगे सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना या फिर कम करना, जैसे लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति है, केवल 5 उद्योगों तंबाकू, रसायन, औद्योगिक, विस्फोटक, एल्कोहल व रक्षा, एरोस्पेस तथा युद्ध पोत पर लाइसेंस है। और औद्योगिक अवस्थिति में नीति में सुधार करना। नेक्स्ट है निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना है, जैसे अर्थव्यवस्था का जो प्रत्येक क्षेत्र है उसको निजी क्षेत्र के लिए खोलना, जैसे कि सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की नीति समाप्त है, केवल 2 ही उद्योग सरकार के लिए आरक्षित हैं, एक तो कौन सा, परमाणु है, एक ऊर्जा है, एक कौन सा, रेलवे है। घाटे में चल रहे उद्यम है निजी क्षेत्र को दे दिए गए हैं, जो उद्योग है वो घाटे में चल रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाए गए, जैसे कि आयात पर प्रतिबंध समाप्त किया गया व आयात शुल्क में कमी की गई है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आमंत्रण है, और इसके बाद में भारतीय कंपनियों को विदेश में व्यापार की अनुमति दी गई, और डब्ल्यूटीओ का सदस्य है वो बनना है। और इसके बाद में है अब बात करेंगे तो ये थे महत्वपूर्ण वैश्वीकरण के जो फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी रहेगी है वैश्वीकरण क्या है, इसकी परिभाषा है, इसके शब्द का प्रयोग है, और इन्होंने किस प्रकार से पूरी कंट्री को प्रभावित किया है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, वैश्वीकरण के लाभ क्या है, वैश्वीकरण के नकारात्मक इफेक्ट क्या है, और भारत की राजनीति पे, भारत के आर्थिक है और भारत के समाज के ऊपर है वैश्वीकरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से इन्होंने इनको प्रभावित किया है, वो हमने पढ़ा है। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपकी आगामी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, और हम मिलेंगे अगली एक नई क्लास के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।